क्या आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 125 सीआरपीसी और डाइवोर्स में क्या रिलेशन है? कभी इस बारे में सोचने की कोशिश की है कि अगर हम 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उससे हमें डाइवोर्स यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कैसे दिलवा सकता है? इस बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं गया, जबकि मेंटेनेंस और डाइवोर्स की लगभग एक ही परिभाषा दिखती है अगर आप ढंग से देखेंगे तो। क्योंकि डाइवोर्स उन्हीं ग्राउंड्स पे दिया जाता है जिन वजह से मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। क्या आपको ये सब जानना है तो ये वीडियो ढंग से देखिएगा, गौर से देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि असल में मैं आपको कहानी क्या बताने वाला। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड होने के लिए कोर्सेज चलाते हैं और ये कोर्सेज इतने पावरफुल हैं कि इसी तरह के कई मिसकंसेप्शन जो होते हैं उनके सही क्लैरिटी पर लाकर आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो मैटर है ये सिर्फ बातचीत करने तक है। नहीं, ये असल में आपके ओवरऑल केस में आपके पूरे डेवलपमेंट को कराने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशान होते रहे अपने केसेस के अंदर, इसलिए है कि आपको सॉल्यूशन फास्ट मिले, रिजल्ट्स पर आपकी पकड़ रहे, कॉन्फिडेंट रहे। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वो बहुत स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, अपने केसेस को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पा रहे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, सच को सिर्फ सामने लाने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले सकते हैं हमारी वेबसाइट का, या फिर legaleaglerz.com हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसमें किसी कानूनी समस्या में हैं और अगर समाधान चाहते हैं तो यहाँ आप वापस इसी लिंक पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात होगी आपकी। देखिए, असल में 125 सीआरपीसी के अंदर ज्यादातर लोगों का दिमाग जाकर ठहर जाता है 125(3) के ऊपर। क्या है 125(3)? अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में भी कहूं तो सब यही कहते हैं साहब गिरफ्तारी से संबंधित कानून है, उसमें तो गिरफ्तारी होती है और इसीलिए 125(3) में इससे आगे कोई सोचना नहीं चाहता। इसके आगे क्या है? इसके आगे जो कॉमन चीजें 125 और डाइवोर्स में है वो यहां से शुरू होती हैं। एक और वजह है कि अगर हम 125(3) से आगे बढ़ते हैं तो 125(4) में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देने के प्रावधान किए गए। किस किस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, और स्पेशली ये 125(4) इसी में बना है। मुझे आज तक ये इस बात का आश्चर्य है कि अब तक किसी भी कोर्ट ने इस बात में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया कि ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस दिया कैसे जा रहा है जो अपनी पतियों से सेपरेट होकर रह रही है। जी हाँ, यही वो बात है जो मैं अब आपको समझाऊंगा। देखिए, हम किसी स्पेसिफिक सेक्शन की बात ना करें, किसी और ऐसी चीज की बात ना करें, तो शुद्ध इन दोनों का क्रक्स निकाल लेते हैं। डाइवोर्स में भी लिखा है बिना किसी युक्त कारण के अगर पत्नी छोड़कर बैठी है। 125(4) में भी यही बात कही गई है। जी हां, अगर पत्नी जो है वो पति के साथ बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है या फिर म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रही है, तो दोनों ही स्थिति में वो इस बात की बकायदा अपनी योजना नहीं बना सकती कि वो मेंटेनेंस तो लेगी ही नहीं, बल्कि यहां पर वो कॉम्प्लीमेंट करती है डाइवोर्स की उस क्रूअल्टी को जो कि एक डेजर्शन का ग्राउंड मिलता है। अब डेजर्शन कि इस सवाल पर जैसे ही हम आते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल खड़ा हो जाता है और एकदम से सवाल दाग भी देते हैं। वो सवाल ये है कि ये तो ठीक है, पर वो तो कह देगी ना कि मेरा 498 चला हुआ है। देखिए साहब, डाइवोर्स की तैयारी ऐसे कीजिए कि डाइवोर्स जिसके खिलाफ आप जीते वो भी सोचे कि ये कैसे जीत गया मेरे से। ये रीजनिंग यहां पर ऐसे सेट होगी क्योंकि डाइवोर्स खुद अपने आप में एक क्रूअल्टी का केस है। हालांकि ज्यादातर लोग डाइवोर्स को दो ही वजह से मानते हैं, या तो एलिमनी देने का केस या फिर सेपरेशन का केस। पर डाइवोर्स अगर कंटेंट से आप लड़ते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक प्रोविजन होता है, वो है क्रूअल्टी। अब हम जो दिनों बातें कर रहे हैं कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस दे दिया, पत्नी सेपरेट रह रही है, वो एक मेजर क्रूअल्टी है। क्योंकि शादी अलग रहने के लिए थोड़ी की जाती है, शादी एक साथ रहने के लिए की जाती है। आर्टिकल 15(3) भी इसकी बात यही कहता है कि भैया आपको ये सब चीजें जो सुविधाएं दी जा रही हैं, पत्नी या
निराश्रित महिला के रूप में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को मानना बंद कर दें, ठीक है मेंटेनेंस मिल रहा है, मजे। यहां मैं वो बात कर रहा हूं कि क्रूअल्टी जो है वो आपके कहां से निकलती है? पत्नी के गलत डीवी लगाने से भी, पत्नी के गलत 490 लगाने से भी। इसको लाकर जोड़िए अपनी ड्राफ्टिंग में डाइवोर्स की, और वहां बकायदा इस बात की पेशकश दीजिए कि देखिए मेंटेनेंस का मैटर मैंने सॉल्व कर दिया, मेंटेनेंस में रेगुलर दे रहा हूं, बावजूद उसके मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रह रही। कोहैबिटेशन मेंटेनेंस का मेजर पार्ट है। अगर पत्नी को मेंटेनेंस पहले भी मिल रहा था या बाद में भी मिल गया है, तो ऐसी सूरत में वो कोहैबिटेशन जो होता है, यानी साथ आकर रहने वाली जो चीज होती है, उसके लिए ना तो इनकार कर सकती है और ना ही अपनी स्वेच्छा से अलग रह सकती है। यहां पर डाइवोर्स भी इस बात का फ्रीडम नहीं देता कि अगर मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं रह रही तो मुझे डाइवोर्स दिला दिया जाए, और ये टाइम जो है मैक्सिमम अगर 1 साल से ऊपर निकल गया है तो आपका डाइवोर्स बिल्कुल कंक्लूड होता है। फिर हम आते हैं डीवी और 490 डे पे, जिसका एक्सक्यूज वो देगी। डीवी और 490 डे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर सबूतों के बगैर कुछ नहीं चलता। आप डाइवोर्स में लाके उन्हें चैलेंज कीजिए, क्योंकि सबूत तो कहीं दे नहीं रही है। डाइवोर्स में इस बात के उस दावे को पहले से ही कह दीजिए कि हाँ मुझ पर डीवी 490 डे मेरी बीवी ने कर रखा है, पर बिना सबूतों के आधार पर, और आज तक इस दिन तक जब तक मैं डाइवोर्स फाइल कर रहा हूं वो किसी भी तरह का कोई सबूत कहीं पेश नहीं कर रही है। पुराने सारे रिकॉर्ड जो केस में चले हैं वो सारे दिखा दीजिए। इनकेस आपने सबूतों की डिमांड भी की है 490 और डीवी के अंदर, उसकी भी बात कर लीजिए। अब क्या है, यहां से फंसना शुरू हो गई आपकी बीवी, और इस जगह जब भी वो डाइवोर्स में आगे इस बात को उछालने की कोशिश करेगी तो कोर्ट के दिमाग में या ध्यान में रहेगा कि 490 डीवी में ये एविडेंस नहीं दे रही है। तो उस वजह से आप ऑन रिकॉर्ड एविडेंस मांगिए कि ठीक है, अगर ये कहती है कि इसके साथ 490 हुआ है, डीवी हुआ है, एफआईआर और ज्यादा आपकी डीवी की कॉपी साथ में लगा देगी वो, तो आप कहिए कि हाँ इसमें दिखाइए साहब ये सबूत कहां देके आ रही है, इसमें पूछे आईओ साहब को बुला लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि आईओ साहब को बुलाया जाए, पर अगर आपने ज्यादा दबाव बनाया तो बुला लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ है, क्या इन्वेस्टिगेशन करने वो मेरे घर आए, क्या उन्होंने ऐसा कोई सबूत लगा दिया। सारी चीज जो चल रही है वो ऊपर ऊपर से कहानी बन के चल रही है। ये वजह फिर वापस डाइवर्ट होगी कहां पे? 125 पे, जो पूरी तरह से सबूत आधारित है, क्योंकि आपकी बीवी ने हर जगह लिख कर दिया है मारा पीटा, घर से निकाल दिया, और अब मैं अपने पियर में रह रही हूं अपने माता पिता के पास। मारा पीटा, घर से निकाल दिया ही फंसा रहा है उस पूरे मैटर को, यानी कि वो रह तो अलग रही है पर मारा पीटा घर से निकाल दिया का सबूत ना तो कोई उसके आईओ साहब दे रहे, ना कोर्ट मांग रही, ना वो दे रही कहीं पे। तो ये चीज जेन्युइनली आपके डाइवोर्स में डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी। मेंटेनेंस के केस के ऊपर भी इसका एक भयानक असर आ सकता है, जिसका फर्क क्या पड़ता है? उसका फर्क ये पड़ता है कि वो डेजर्टेड वाइफ कहलाएगी, और डेजर्टेड वाइफ जब होगी तो आपको हो सकता है कि अगर आपने ढंग से लड़ा, जो कि मैं तो दावा करता हूं कि हाँ आप ढंग से लड़िए, तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कि उसका मेंटेनेंस भी ब्लॉक करना पड़ेगा। कि भाई ये बात सही है कि आप 498 डीवी चला रहे हैं अपने पति के खिलाफ, मगर इसमें सबूत है कहां? आप या तो वहां ट्रायल कोर्ट में जहां भी 498 डीवी लड़ रहे हैं वहां पर दिखा दीजिए सबूत, और या फिर अगर आपका पति यहाँ ऑन रिकॉर्ड मांग रहा है कि उसको डाइवोर्स चाहिए आपसे, क्योंकि आप तो मेंटेनेंस लेके उससे सेपरेट रह रही हैं, 2-4 सबूत तो हर पति के पास होते हैं डाइवोर्स की क्रूअल्टीज के लिए। वैसे भी एक्स्ट्रा कुछ सबूत होते हैं, जरूरी नहीं कि डीवी 490 को अटैच करके वहां हो जाएगा सारा काम। मगर आपके पास कितना बड़ा एडवांटेज आ जाता है इस बात से कि आप उसको गलत साबित आसानी से कर पाएंगे सिर्फ इसी आधार पे। देखिए ये बातें जब हम करते हैं ना, तो ये सुनने में और एग्जीक्यूट करने में कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि क्या होता है कि आप कानून को कथाओं की तरह समझते हैं। कानून कथा की तरह नहीं समझता, कानून इमोशन को नहीं समझता, रिकॉर्ड्स को समझता है। कानून किसी बात को इस आधार पर नहीं तोलता है किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया। अगर वो जो बोल रहा है उसको साबित कर सकता है या किसी के द्वारा साबित कर दिया गया है, तो कानून कहता है कि हाँ आपको फ्रीडम है, आपकी बात हम मानते हैं। क्योंकि आपकी बीवी अगर ये कह रही है कि आपने 490 जैसा हीनियस क्राइम किया है, आपने डीवी जैसा हीनियस क्राइम किया है, तो या तो वो तलाक के लिए इनिशिएट करे, और या फिर प्रोटेक्शन लेके आपके घर पे आके रह ले। अब तो कोर्ट को भी पता है, जग जाहिर हो गया है कि आपने दहेज के लिए डिमांड की थी, डीवी के लिए डिमांड की थी। वो अपना वर्डिक्ट तो क्लियर करे कि या तो सेपरेट रहे और या फिर वो अलग रहे। इन्हीं सब चीजों में कभी कभी कुछ लोग यहां फंसते हैं और हमको ये बात बोलते हैं कि साहब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन क्या है। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन यही है कि अगर आप उनसे जुड़ेंगे,
कोर्स के थ्रू जुड़िए या फिर अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। तो फिर आपको इसके एग्जीक्यूशन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाने के अंदर आपकी मदद की जाएगी, स्पेशली जब आप हमसे बिल्कुल ही टच में आ जाएंगे कि ठीक है अब तो रेगुलर आपसे बात करनी है कोर्स के थ्रू, तो फिर आपको आपके केस के हिसाब से डीलिंग बना के दी जाती है। और इसके अंदर बड़ा आसान होता है ये, जितना कि सुनने में अभी आपको लग रहा होगा भारी भरकम बात बोल दी, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। फिर भी अगर आप तलाक लेने की जल्दी में हैं और आप चाहते हैं कि आपके केस के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, ये एक तलाक नहीं एक तरीके का काउंटर केस बने, तो फिर आपको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। और यहां एक लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी कर देना चाहिए और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।